नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास में वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या है, इसकी क्या समस्याएं हैं, इन सारी चीज़ों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने आपको इतिहास में पूर्वाग्रह पढ़ा दिया है, इतिहास में निष्पक्षता पढ़ा दिया है और भी जो इतिहास लेखन से संबंधित वीडियोज़ थे वो अपलोड कर दिए हैं। धीरे धीरे और भी आएंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा इतिहास में वस्तुनिष्ठता। सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठता होती क्या है। इतिहास में वस्तुनिष्ठता का मतलब है इतिहासकार अतीत का वर्णन तटस्थ भाव से पूरी तरह उदासीन होकर अपने परिवेश, विचारधारा तथा वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित हुए बगैर करे। जैसे वहाँ पर मैंने आपको निष्पक्षता पढ़ाया था पिछले वाले वीडियो में, उसी प्रकार लगभग वस्तुनिष्ठता भी है, मतलब पक्षपात ना करना। यानी कि जब आप इतिहास में अतीत का वर्णन करें तो आप अपने सामाजिक परिवेश से या विचारधारा से या वर्तमान परिस्थितियों से प्रभावित ना हो, प्रभावित हुए बगैर आप वर्णन करें अतीत का, तो हम कहेंगे आपका इतिहास लेखन वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि हम बिना किसी भेदभाव के इतिहास लिखें। इतिहासकार द्वारा यथास्थिति और यथार्थपूर्ण वर्णन किया जाना ही वस्तुनिष्ठता है। यानी इतिहासकार जब किसी घटना का वर्णन यथास्थिति और यथार्थपूर्ण करता है, मतलब जैसा है उसको उसी तरीके से करता है, उसमें कुछ अपनी तरफ से जोड़ता नहीं है, अपनी भावनाओं को उसमें जोड़ता नहीं है, अपने नैतिक विचारों को उसमें जोड़ता नहीं है, तो हम कहते हैं कि उसका इतिहास लेखन वस्तुनिष्ठ है। अगर वो किसी विचारधारा के समर्थन में कोई विचार दे देता है या किसी परिवेश या वर्तमान परिस्थिति से प्रभावित होकर इतिहास के अतीत का वर्णन करता है, तो हम कहेंगे उसका इतिहास लेखन वस्तुनिष्ठ नहीं है। यानी कहीं ना कहीं उसने भेदभाव कर दिया। जबकि वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है? कोई भेदभाव ना करना, जो सही है, जो यथार्थ है, उसी को दिखाना। तो हम कहेंगे इतिहास में वस्तुनिष्ठता कायम है। अभी हम इसको और अच्छे से देखने जा रहे हैं। प्रोफेसर गैरी के अनुसार वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि हम बिना किसी भेदभाव के इतिहास लिखें। इतिहास लेखन में कहीं भी हमारी सोच या अन्य दबाव नहीं होना चाहिए। मतलब हम अपनी तरफ से कुछ ना ऐड करें, उसमें हमारी सोच नहीं होनी चाहिए। जैसा तथ्य कह रहा है हमको वैसा ही करना चाहिए और हम पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। मान लीजिए इतिहास लेखन में क्या होता है कि जो राजा होता है उसका कहीं ना कहीं उसकी विचारधारा का लेखकों पर दबाव होता है और लेखक या इतिहासकार उनके अधीन रहकर ही इतिहास लेखन करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको किसी के अधीन नहीं रहना, किसी का दबाव नहीं चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठता है। W.H. वॉल्स, ये भी एक इतिहासकार हैं, ये कहते हैं किसी भी समस्या को सभी के स्वीकार करने योग्य ढंग से हल करना ही वस्तुनिष्ठता है। मतलब कोई ऐसी समस्या है मान लीजिए, तो उसको इस प्रकार हल करो कि उसको सभी लोग स्वीकार कर लें। अगर सभी लोग स्वीकार कर लेते हैं, सभी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको, तो इसका मतलब आपने सही व्याख्या की है, यानी कि वो वस्तुनिष्ठ है। लेकिन अगर आपने भावनाओं में बहकर किसी विचारधारा से प्रभावित होकर आपने वर्णन किया है, उसकी व्याख्या की है, तो इसका मतलब आप वस्तुनिष्ठ नहीं हैं। फिर भी कहा जाता है कि इतिहास में पूर्णतया वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है। तो आइए हम देखते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्यों संभव नहीं है, क्या कारण है, समस्याएं क्या हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं जटिल एवं गंभीर हैं। उनके समाधान के पश्चात ही ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता से संबंधित वैज्ञानिक इतिहासकारों के प्रयासों को भी मान्यता दी जा सकती है। अब हम देखने जा रहे हैं समस्याएं, हेडिंग वाइज देखेंगे, एक एक हेडिंग से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे।
सबसे पहले विशेष दृष्टिकोण। देखिए, इतिहासकार अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के प्रवेश में करता है। जैसे कार्ल मार्क्स, स्पेंगलर, कार्ल मैनहीम ने विशेष दृष्टिकोण से अतीतकालीन घटनाओं की व्याख्या की है। प्रोफेसर वॉल्स ने स्पष्ट किया है कि इतिहास का अध्ययन दृष्टि विशेष से करना चाहिए। इतिहास अध्ययन में दृष्टि विशेष को प्रधानता दी जाएगी तो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना व्यर्थ है। मतलब वही चीज़ है ना कि अगर हम ईर्ष्या द्वेष में इतिहास का वर्णन करते हैं, इतिहास की किसी घटना का वर्णन करते हैं, व्यक्तिगत ईर्ष्या है, आप मान लीजिए किसी राजा के बारे में लिखना चाहते हैं, लेकिन उस धर्म के राजा से आपकी व्यक्तिगत ईर्ष्या है, द्वेष है, तो आप उसका वर्णन सही से नहीं करेंगे। उसके गुणों को उसके गुणों को कम दिखाएंगे, उसके अवगुणों को यानी दोषों को ज़्यादा दिखाएंगे, तो ये तो फिर वस्तुनिष्ठता नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि भाई देखिए, अगर कोई इतिहासकार व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष या भ्रांति के प्रवेश में इतिहास लेखन करता है तो हम कहेंगे वस्तुनिष्ठता की कल्पना व्यर्थ है, यानी वस्तुनिष्ठता वहाँ पर नहीं पाई जा सकती। अगर वस्तुनिष्ठता चाहिए तो हमें व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष, भ्रांति इन सबसे दूर हटकर निष्पक्ष भाव से इतिहास के अतीत का वर्णन करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे इतिहास में वस्तुनिष्ठता है। तो पहली समस्या यही है कि विशेष दृष्टिकोण होता है इतिहासकारों का, जिस कारण हम कह सकते हैं कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती है पूरी तरीके से, क्योंकि हर एक इतिहासकार किसी न किसी विचारधारा के अधीन होता है, उसका कोई ना कोई दृष्टिकोण होता है, उसकी व्यक्तिगत ईर्ष्या या व्यक्तिगत विचार होते हैं, जिस कारण पूर्ण रूप से इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं। ये एक समस्या है, आप समझ सकते हैं। दूसरी समस्या है काल विशेष। अब देखिए, कोई भी घटना है, उस घटना की व्याख्या अलग अलग कालखंड में इतिहासकारों ने अलग अलग रूप से की है, यानी समय चलता रहता है। मध्य युग में किसी घटना का वर्णन किसी अन्य प्रकार से किया गया, आधुनिक युग आ गया तो उसी घटना को इतिहासकारों ने कोई अन्य रूप दे दिया। तो काल विशेष का भी प्रभाव पड़ता है। देखिए, कार्ल बेकर के अनुसार इतिहास अतीतकालिक घटनाओं का सर्वांगीण विवरण है, परंतु अतीत की घटनाओं का वर्णन प्रत्येक युग का इतिहासकार समान रूप से नहीं प्रस्तुत करता, यानी हर युग का इतिहासकार अलग अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। प्रत्येक पीढ़ी का इतिहासकार अपने युग की आवश्यकता अनुसार इतिहास लिखता है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, दास प्रथा किसी युग की सामाजिक आवश्यकता थी और वर्तमान में सामाजिक अभिशाप है, यानी आज हम लोग दास प्रथा को गैर कानूनी मानते हैं, कहते हैं ये एक अभिशाप है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। लेकिन पहले मध्यकाल में या प्राचीन काल में दास प्रथा एक सामाजिक आवश्यकता थी। लोग दासों को घर में रखते थे, उसका भरण पोषण करते थे, तो पहले एक प्रथा थी, उस समय ठीक थी, उचित थी, आज यह अनुचित है। तो वही चीज़ है कि काल विशेष का प्रभाव पड़ता है। इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में परिवर्तनशील रहा है। इतिहास में वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की कल्पना एक स्वप्न है, यानी हम पूर्ण रूप से वस्तुनिष्ठता की आशा नहीं कर सकते क्योंकि काल विशेष का प्रभाव पड़ता है। तो ये एक दूसरी समस्या है वस्तुनिष्ठता के सामने। अब तीसरी समस्या है कि भाई इतिहासकार जो होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, समाज से ही मतलब उसका वो उत्पन्न होता है, समाज में उसका जन्म होता है, पालन पोषण होता है, तो कहीं ना कहीं वो समाज की विचारधाराओं से, समाज के लोगों से, उनकी भावनाओं से जुड़ा होता है। इस कारण वो इतिहास में भी उन भावनाओं को डाल देता है। तो यहाँ हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा संस्कारों से जुड़ा हुआ है। इतिहासकार का जन्म, पालन पोषण तथा विकास समाज, संस्कार, धार्मिक परिवेश में ही होता है। इतिहासकार पर समाज, संस्कार, धर्म का प्रभाव स्वाभाविक है। कोई भी इतिहासकार अपने को इनसे मुक्त नहीं कर पाएगा। अब आप ही सोचिए कि आपका भी कोई धर्म होगा, कोई जाति होगा, आपके संस्कार होंगे, आपके कुछ विचार होंगे, तो आप उनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो ऐसे इतिहासकार भी होता है, वो इनके प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाता। कार्ल मार्क्स के अनुसार वैज्ञानिक विधा में आस्थावान इतिहासकारों को समाज से बाहर ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता ढूंढनी चाहिए। भाई आप समाज से बाहर रह भी नहीं सकते। अगर आप वस्तुनिष्ठता ढूंढना चाहते हैं तो समाज से बाहर जाइए, जो कि
पॉसिबल है नहीं। तो इस कारण इतिहास में वस्तुनिष्ठता यहाँ भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा ढीली पड़ जाती है, क्योंकि इतिहासकार जो इतिहास लिखता है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो समाज के रीति रिवाजों परंपराओं में बंधा हुआ रहता है। मार्क्स का कथन यथार्थ प्रतीत होता है। संस्कार और सामाजिक वातावरण के कारण ही बहुत से इतिहासकारों में तीव्र विरोध है। तो ये तीसरा कारण हो गया, तीसरी समस्या हो गई इतिहास में वस्तुनिष्ठता के सामने सामाजिक प्राणी होना। चौथी समस्या है मान्यताएं। इतिहास में की वदंतियाँ किसी युग में प्रामाणिक तथा मान्य थीं, किंतु अब वे मानव इतिहास के उपेक्षित वस्तु सामग्री बन गई हैं। उसी प्रकार वर्तमानकालिक ऐतिहासिक प्रामाणिकता तथा मान्य तथ्य भविष्य में उपेक्षित हो जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में ऐतिहासिक वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठता की तुलना में सार्वभौमिक तथा सर्वज्ञ नहीं हो सकती। अब देखिए मान्यताएं, देखिए कुछ मान्यताएं, कुछ परंपराएं, रीति रिवाज प्राचीन काल में, मध्यकाल में उचित थी, उनको लोग करते थे, जैसे सती प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, या जो भी मतलब उस समय थी, बाल विवाह, ये सब उस समय समाज में लोग इसको कहते थे ये सही है। लेकिन आज जब हम देखते हैं, आज युग बदल गया है, तो आज के समय में वो चीज़ें अनुचित लगती हैं। यानी मान्यताएं बदल गई हैं, परंपराएं, रूढ़ी और रीति रिवाजें जो भी कुछ हैं वो सब मान्यताएं हैं, तो वो बदल चुकी हैं। यानी कि युग युग में परिवर्तन होता रहता है। अब आज जो चीज़ें सही मानी जा रही, हो सकता है भविष्य में उनकी उपेक्षा करें, लोग उसको सही ना माने। जैसे पहले अभी देख लीजिए, अब क्या हो रहा है कि समलैंगिक विवाह, पहले लोग इसको थोड़ा सा अलग नज़र से देखते थे, लेकिन अब इसको भी कहीं कई देशों में मान्यता दे दी गई है कि समलैंगिक विवाह भी हो सकता है। तो ये मान्यताएं बदलती रहती हैं, तो इसलिए इतिहास के जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी, उसकी व्याख्या जो है वो भी बदलती रहती है। तो इसलिए इतिहास में वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है पूर्ण रूप से। वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है एक प्रकार से सार्वभौमिक सत्य, मतलब कि हाँ यही सत्य है। इसके जैसे विज्ञान में होता है ना कि जो सिद्धांत पर आधारित होता है कि अगर कोई चीज़ है, हाँ तो है, वो वही है, वो सार्वभौमिक है। लेकिन इतिहास में पूर्णतया वस्तुनिष्ठता संभव नहीं है, क्योंकि इतिहास में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। मैंने अभी तक आपको 4 समस्याएं बताई। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सामाजिक आवश्यकता। किसी भी युग की सामाजिक आवश्यकता इतिहासकारों के दृष्टिकोण को सदैव प्रभावित करती है। एडवर्ड मेयर ने तो इतिहास लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकता को प्रधान माना है। जब महान दार्शनिक क्रोचे ने सभी इतिहास को समसामयिक कहा, तो उसका अभिप्राय इतिहास लेखन में समसामयिक सामाजिक आवश्यकता को प्रधानता देना था। क्रोचे ने स्पष्ट कहा है कि मनुष्य की आत्मा निरंतर संवेदनशील होनी चाहिए। गार्डिनर के अनुसार सामाजिक आवश्यकता का कोई माप नहीं है। एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता विभिन्न गुणों में बदलती रहती है। मानव जीवन की रुचियां तथा निहित स्वार्थ का स्वरूप प्रत्येक युग में बदलता रहा है। उसमें समता, एकरूपता की आशा करना एक भूल है। एक युग का इतिहासकार दूसरे युग के इतिहासकार से भिन्न होता है, या आप कह सकते हैं एक युग का इतिहास दूसरे युग के इतिहास से भिन्न होता है, और इतिहास में विभिन्नताएं अवश्यंभावी है। अवश्यंभावी का मतलब हम उसको अलग नहीं कर सकते। इतिहास में जो विभिन्नता है, यानी अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, उनकी व्याख्या करने की जो तरीके होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये अवश्यंभावी है, मतलब अवश्य ही होता है, इसको हम दूर नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने पहले बताया वही चीज़ें हैं कि समाज से संबंधित है, तो कहीं ना कहीं उसमें सामाजिक विचार भी, नैतिक विचार भी आ ही जाते हैं, और इस प्रकार वस्तुनिष्ठता थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है। अगली समस्या है व्यक्तिगत अभिरुचि। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक जटिल समस्या है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता एक असंभव कल्पना है। कोई भी रचना लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है। हैजलिट ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है और कहा है, कला अभिरुचि जीवन तथा वाणी में व्यक्ति की भावना निर्णायक होती है, तर्क नहीं। इतिहासकार की रचना भाव प्रधान होती है, तर्क प्रधान नहीं। मतलब उसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत, मान लीजिए कोई इतिहासकार है तो उसकी व्यक्तिगत रुचि होती है किसी तथ्य को लेकर,
वो उस किसी तथ्य की व्याख्या अपने ढंग से करता है, भावनाओं में बह जाता है, भाव प्रधान होती है, जो रचनाएं होती हैं वो भाव प्रधान होती हैं, तर्क प्रधान नहीं। तो इस कारण भी वस्तुनिष्ठता हो नहीं पाती है। अगली समस्या हम बता सकते हैं पूर्वाग्राही होना। तो इतिहास में पूर्वाग्रह क्या होता है वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता ही दिया था, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतिहास में पूर्वाग्रह क्या होता है, निष्पक्षता क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने पहले बता रखी है। फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताते था। देखिए पूर्वाग्रह वर्ड को इसको देखिए सही से, पूर्वाग्रह, पूर्व का मतलब पूर्व पहले, और ग्रह का मतलब ग्रहण करना। यहाँ पर यानी पहले से ही कोई विचारधारा अपने मन में बना लेना किसी घटना के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, कि हाँ ये ऐसा ही है, पहले से ही कोई ख्याल मन मस्तिष्क में बना लेना, अवधारणा बना लेना, कॉन्सेप्ट बना लेना, उसी को कहते हैं पूर्वाग्रह होना। यानी किसी एक पक्ष के मत में विचार बना लेना, एक प्रकार से आप कह सकते हैं पक्षपात करना, तो यही होता है पूर्वाग्रह। अब पढ़ते हैं फिर इसको समझते हैं। ऑक्सफोर्ड के अनुसार इतिहासकार का पूर्वाग्राही होना स्वाभाविक है। 17वीं सदी में अर्मेनियस के दमन का वर्णन करते हुए कोई भी इतिहासकार अपनी सहानुभूतिपूर्ण भावनाओं को नहीं रोक सका। अब देखिए, कोई भी इतिहासकार अपनी सहानुभूतिपूर्ण भावनाओं को नहीं रोक सका। तो जहाँ भावनाएं आ गई, प्रधान हो गई जहाँ भावनाएं, वहाँ हम कह सकते हैं कि वस्तुनिष्ठता चली गई, क्योंकि यहाँ पर भावनाओं को इतिहासकारों ने रोका ही नहीं। भाई अगर आप वस्तुनिष्ठता चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा। भावनाओं में बहकर आप किसी अच्छे इतिहासकार, किसी अच्छे या किसी साहसी शासक को, राजा को आप गलत बता दें, उसका गलत व्याख्या कर दें, गलत वर्णन कर दें भावनाओं में बहकर, या कोई बुरा है उसको अच्छा बता दें, तो ये नहीं करना चाहिए, भावनाओं को रोकना चाहिए। इतिहासकार का पक्षपात अतीतकालिक दो वर्गों के संघर्षों को समझने तथा उचित मूल्यांकन की शक्ति प्रदान करता है। अब देखिए, अब यहाँ से जो लाइन है इसको समझिए, यहाँ से आपको समझ में आएगा पूर्वाग्रह क्या होता है। मातृभूमि के प्रति स्नेह तथा निष्ठा का परित्याग कोई भी इतिहासकार नहीं कर सकता। मतलब मान लीजिए आप किसी देश के हैं, मान लीजिए आप भारत के हैं, हम भी लोग हैं, तो हम अपने मातृभूमि, अपने भारत के प्रति स्नेह तथा निष्ठा का भाव रखते हैं, और इससे हम लोग कभी भी गद्दारी नहीं करना चाहते हैं, या हम कभी भी इसके बारे में कोई बुरा नहीं सोच सकते, बुरा कह नहीं सकते। हमेशा अपने देश को महान कहते हैं, कहते हैं भारत देश महान है। या जो अमेरिका के लोग हैं वो भी कहते हैं अमेरिका इज़ ग्रेट। यानी अपने देश के प्रति स्नेह और निष्ठा का परित्याग कोई भी इतिहासकार भी नहीं कर सकता। अब भारत का इतिहासकार है तो भारत की व्याख्या अच्छे ढंग से करेगा, भारत के गुणों को बताएगा, भारत की उपलब्धियों का गुणगान करेगा, वही चीज़ है। अब यहाँ देखिए, साम्राज्यवादी ब्रिटिश इतिहासकारों ने 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को सैनिक विद्रोह कहा है, जबकि भारतीय इतिहासकार उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कह देते हैं। अब देखिए, यहाँ आप समझ लीजिए कि जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई, ये कोई क्रांति नहीं थी, ये तो बस एक छोटा सा सैनिक विद्रोह था जिसको कुछ स्वार्थी सैनिकों ने अंजाम दिया था। यानी कुछ स्वार्थी सैनिकों के द्वारा किया गया एक छोटा सा सैनिक विद्रोह था जिसको हमने आसानी से दबा दिया, ये अंग्रेजी इतिहासकार कहते हैं। अब भारतीय इतिहासकार क्या कहते हैं कि ये कोई सैनिक विद्रोह नहीं था, इसकी शुरुआत भले ही सैनिक विद्रोह से हुई थी, लेकिन बाद में इसमें जनता बृहद स्तर पर शामिल हुई और ये एक राष्ट्रीय विद्रोह बन गया, राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, तो वो इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। अब अंग्रेज क्यों कहते हैं राष्ट्रीय विद्रोह था? इसलिए क्योंकि वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन के महत्व को कम करना चाहते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि ये एक छोटा सा सैनिक विद्रोह था। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि दोनों देश के इतिहासकार कहीं ना कहीं पूर्वाग्राही हैं। अगला है धर्म व जाति से प्रभावित। अब देखिए, इतिहासकार होते हैं, उनकी कोई धर्म होता है, उनकी कोई जाति होती है, तो वो उससे भी प्रभावित होते हैं। अब मान लीजिए कोई हिंदू इतिहासकार है तो वो हिंदू शासकों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा, जो अन्य धर्म के शासक हैं उनको थोड़ा कम दिखाएगा। वही चीज़ होती ना कहीं धार्मिक रूप से या जातिगत रूप से इतिहासकार प्रभावित होता है, तो वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती है। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में धर्म व जाति भी कठिनाई उत्पन्न करते हैं। इतिहासकार अपने को धार्मिक तथा जातिगत आग्रहों से मुक्त नहीं कर पाता। अब देखिए,
मध्ययुगीन भारतीय इतिहास में इतिहासकारों ने धर्म तथा जातिगत भावनाओं से प्रभावित होकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सर जदुनाथ सरकार ने औरंगजेब की धार्मिक नीति तथा मंदिरों को ध्वस्त करने की कटु आलोचना की है, परंतु फारूकी ने औरंगजेब की धार्मिक नीति तथा मंदिरों के गिराने के औचित्य को सिद्ध किया है। यानी जो फारूकी इतिहासकार है ये कहता है औरंगजेब ने अच्छा किया, उसकी धार्मिक नीति ठीक थी, जबकि जदुनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीति ठीक नहीं थी, उन्होंने उसकी आलोचना की। तो जदुनाथ सरकार दूसरे धर्म के हैं, फारूकी दूसरे धर्म का है, तो आप समझ सकते हैं कि जात से या धर्म से प्रभावित इतिहासकार होते हैं तो वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती। अब यहाँ पर तथ्य पर ध्यान देना चाहिए इन लोगों को, ये नहीं कि हम हिंदू हैं तो अपने हिंदू शासकों को अच्छा करें, हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम शासकों को अच्छा करें, ये नहीं। ये तो एक प्रकार से आप प्रभावित हो गए, आपने वस्तुनिष्ठता का ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तथ्य प्रधान होना चाहिए, ना कि विषय प्रधान। अगला समस्या है तथ्य चयन में भिन्नता और विचारों में मतभेद। यहाँ मतभेद होना चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आ गया है, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए, इतिहास का क्षेत्र काफ़ी विशाल है, इसलिए अतीत का सर्वांगीण चित्रण प्रस्तुत करना इतिहासकार के सामर्थ्य से बाहर है। अब देखिए, इतिहास का विस्तार बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एक विषय से मिला हुआ है। इसका मैं एक वीडियो बना दूंगा आपको कि इतिहास का विस्तार कहाँ तक है और किन किन विषयों से संबंधित है, अंतर संबंधित है, तो आपको पता चल जाएगा। तो इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो इतिहासकार के लिए इसका वर्णन करना थोड़ा सा संभव नहीं कि पूरे इतिहास को अच्छे से वर्णन कर दे। ये प्रायः है, ये रू हटा दीजिए। इतिहासकार अतीत के किसी एक पक्ष का ही वर्णन करता है। भाई, पूरे इतिहास का वर्णन करना संभव नहीं, क्योंकि इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। तो इतिहासकार क्या करता है, किसी एक पक्ष को उठाता है और उसका वर्णन करने लगता है। अतीत का विस्तृत क्षेत्र इतिहासकार के किसी एक पक्ष के मनचाहे चयन के लिए विवश करता है। अब इतिहास का क्षेत्र ही इतना बड़ा है कि पूरा ले ही नहीं सकता, तो इतिहासकार विवश हो जाता है किसी एक पक्ष को लेने के लिए। पूर्वग्राही होने के कारण इतिहासकार अलग अलग तरीके से विचार देते हैं। जैसे गयासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु के बारे में डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने यह माना है कि राजकुमार उलूग खां, यानी कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था, उसके सुनियोजित षड्यंत्र का परिणाम था। यानी डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने षड्यंत्र करके गयासुद्दीन तुगलक की हत्या की। ये एक अलग विचार होगा। अब डॉक्टर मेहंदी हसन क्या कहते हैं कि उलूग खां को निर्दोष मानते हुए उन्होंने कहा कि अचानक बिजली गिरने के कारण गयासुद्दीन तुगलक की आकस्मिक मृत्यु हुई थी। तो आप समझ सकते हैं, अलग अलग विचार हैं। कोई कहता है बिजली, असल में हुआ क्या, ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की बात है कि कोई कहता है भाई गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु उस मतलब हाथियों का एक झुंड आया और उस लकड़ी के बने महल की तरफ बढ़ा और वो महल टूटकर गिर पड़ा, उसी में गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मृत्यु हो गई। तो कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं। कोई कहता है कि नहीं, निज़ामुद्दीन औलिया और मोहम्मद बिन तुगलक का एक षड्यंत्र था। जैसे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने बताया कि उलूग खां मतलब वही है मोहम्मद बिन तुगलक, उसी को कहते हैं, तो उनका षड्यंत्र था। कोई कहता नहीं बिजली गिर गई, कोई कहता हाथी वाला। तो मतलब अलग अलग कहानी है, वही है विचारों में मतभेद। तो अब सही चीज़ क्या है कोई नहीं जानता, तो इसलिए भी हम कह सकते हैं इतिहास में वस्तुनिष्ठता नहीं आ सकती। अगला है राजनीतिक दलों का प्रभाव। सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्यों का संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से होता है, जैसे मार्क्सवाद, पूंजीवाद, लिबरल्स, प्रजातंत्रवादी, राजतंत्रवादी, साम्यवादी आदि। इतिहासकार भी इन राजनीतिक दलों के सिद्धांतों से प्रभावित होते हैं। ऐसे इतिहासकारों से वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती। अब वही चीज़ है ना कि हर देश का इतिहासकार अपने देश की सरकार से कहीं ना कहीं संबंधित होता है। तो उस देश की सरकार का स्वरूप क्या है, वो राजतंत्रवादी है, प्रजातंत्रवादी है, साम्यवादी है, मार्क्सवादी है, पूंजीवादी है, लिबरल्स है, उदारवादी, कैसा है, वो कहीं ना कहीं इतिहासकार की भाषा को प्रभावित करता है, उसकी शैली को, उसकी लेखन शैली को प्रभावित करता है।
अब मान लीजिए कोई राजतंत्र है, वहाँ का जो इतिहासकार है वो राजा के अधीन रहेगा, तो राजा के अंडर में काम करेगा। अब कोई प्रजातंत्र है तो वहाँ जो है वहाँ का जो इतिहासकार है वो स्वतंत्र होगा, स्वतंत्र रूप से लिखेगा। तो यानी कि अच्छी चीज़ें लिखेगा खुलकर। अगर लोकतंत्र में जो राजा है अगर वो या शासक है अगर वो बुरा करता है तो वहाँ का इतिहासकार बुरा बताएगा, अगर अच्छा करता है तो अच्छा बताएगा। लेकिन राजतंत्र में चूँकि वहाँ राजा का ही शासन है तो राजा बुरा करेगा तब भी दबाव में आकर इतिहासकार वहाँ सोचेगा कि मैं अच्छा बताऊँ, क्योंकि वह निरंकुश राजतंत्र है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का या राजनीतिक स्वरूप का प्रभाव पड़ता है, सरकारों का प्रभाव पड़ता है, इस कारण भी वस्तुनिष्ठता नहीं रह जाती। तो ये मैंने आपको बताया कि वस्तुनिष्ठता क्या है और वस्तुनिष्ठता की समस्याएं क्या क्या हैं। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वस्तुनिष्ठता की ये जो समस्याएं हैं इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्योंकि भाई हर एक चीज़ का सलूशन है, उपाय है। तो हम अगले वीडियो में वही देखेंगे कि वस्तुनिष्ठता की समस्या को दूर करने का उपाय क्या है, इतिहास में हम वस्तुनिष्ठता को कैसे स्थापित कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।